जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम विद जीके में। तो दोस्तों यहाँ पर हम यूपीएसआई के लिए मूल विधि को पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने पिछले वीडियो में आपको भारतीय न्याय संहिता के 2 अध्याय कंप्लीट करा दिए थे। उन दोनों अध्यायों में 13 धाराएं आती थी, तो 13 की 13 धाराएं यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर अध्याय 3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि आपकी धारा 14 से लगाकर धारा 44 तक का धाराएं आती है। तो इन सभी धाराओं को हम यहाँ पर तीसरे अध्याय के अंतर्गत संपूर्ण कवर अप कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अध्याय 3 में जो बात की गई है वो साधारण अपवाद की बात की गई है, और यहाँ पर धारा 14 से लेकर धारा 44 तक का आती है। तो चलिए सबसे पहले जो धारा देखते हैं वो धारा नंबर 14 यहाँ पर देखते हैं। तो धारा 14 में यहाँ पर क्या कहा गया है? विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण स्वयं को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए, ये जो आपको धारा में जो परिभाषा दी गई है ये आपकी समझ में बहुत ही मुश्किल आएगी, तो इनको मैं यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। तो देखिए, जैसे कि इस धारा में यहाँ पर विधि द्वारा आबद्ध और तथ्य की भूल, ये दो यहाँ पर वाक्य आए हैं, इनके बारे में यहाँ पर आपको समझना है। तो देखिए, विधि द्वारा आबद्ध का मतलब क्या हुआ? यानी जिसको विधि के द्वारा, कानून के द्वारा मजबूर किया गया है कि आपको ये कार्य जरूर करना है, और उस कार्य को करते समय अगर कोई अपराध हो जाए तो वो अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक ऐसे ही तथ्य की भूल के कारण, यानी अगर आपने किसी को तथ्य की भूल के कारण गिरफ्तार कर लिया है तो वहाँ पर आपका जो एक कार्य किया गया है ये आपका अपराध की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। तो चलिए इनको यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मैंने यहाँ पर उदाहरण दिए है। उदाहरण नंबर 1, एक पुलिसकर्मी ए, यानी एक पुलिसकर्मी है जिसका नाम हमने यहाँ पर ए रख दिया है। वह अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से भीड़ पर गोली चलाता है। तो ए के द्वारा किया गया यह कार्य अपराध नहीं है, क्योंकि वह विधि द्वारा आबद्ध है। ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया था कि नहीं, यदि आप पुलिस में चले जाते हैं और आपका बड़ा अधिकारी आपको कहता है कि या सामने जो भीड़ है उस पर गोली चला दो, तो आपको अपने बड़े अधिकारी का आदेश तो मानना ही है, और आप उसके आदेश को फॉलो करके भीड़ पर गोली चला देते हैं, और गोली चलाने पर कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो आप अपराध की कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्योंकि आप विधि के द्वारा आबद्ध थे, विधि ने आपको मजबूर कर रखा था ऐसा करने के लिए। ठीक है, यहीं पर उदाहरण नंबर 2 देख लीजिए। जैसे कि न्यायालय ने अपने किसी अधिकारी ए को किसी अधिकारी बी को गिरफ्तार करने के लिए आदेश दिया। यानी न्यायालय ने किसी अधिकारी को कहा कि आप अमुक व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाए, लेकिन जो अधिकारी है वो गिरफ्तार करने पहुंचा और वहां पर जिसको गिरफ्तार करने को गया था वो वहां पर नहीं मिला, मतलब धोखे से किसी तीसरे व्यक्ति को वहां पर गिरफ्तार करके ले आया। यानी जिसको गिरफ्तार करने गए थे उसके बजाय किसी दूसरे को गिरफ्तार कर लिया धोखे से, भूल में। तो ये हो गई उसकी तथ्य की भूल। तो तथ्य की भूल के कारण ऐसी गिरफ्तारी अगर अधिकारी से हो जाए तो वो अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि तथ्य की भूल के कारण किया गया अपराध अपराध नहीं होगा। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 2 भी आप समझ गए होंगे, इसमें यही यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, बहुत ही आसान अपनी भाषा में यहाँ पर ये उदाहरण लिखे हैं, ताकि आपको अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अगली धारा, धारा नंबर 15, न्यायिक कार्य हेतु न्यायाधीश के कार्य। यानी न्यायाधीश के जो कार्य होते हैं, न्यायालय में जो न्यायाधीश फैसले सुनाते हैं, जो न्यायिक कार्य करते हैं, वे यहाँ पर अपराध की कैटेगरी में नहीं आएंगे। आपने देखा होगा कि न्यायाधीश जो है किसी को सजा देते हैं, मृत्यु दंड देते हैं या आजीवन कारावास देते हैं, तो ये इस तरीके के जो न्यायाधीश के द्वारा आदेश दिए जाते हैं ये यहाँ पर अपराध की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, तो धारा 15 में आपका यही लिखा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली धारा है यहाँ पर धारा नंबर 16, न्यायालय के निर्णय या आदेश का अनुसरण में किया गया कार्य। यानी न्यायालय ने कोई आदेश दिया, कोई निर्णय दिया, और उसके अनुसरण यानी कि उसके रूल को फॉलो करते हुए अगर आपसे कोई अपराध हो जाए तो वो अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसको आप एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए न्यायालय ने आपको किसी को गिरफ्तार करने के लिए कहा कि आप उसको गिरफ्तार करके यहाँ पर लाइए, और साथ ही साथ न्यायालय ने आपको ये आदेश भी दिया कि जब आप उसको गिरफ्तार करके लाएंगे उसको गाड़ी में बैठाकर बहुत ही इज्जत से लेके आना है। लेकिन आपने क्या किया, आप उसको गिरफ्तार करने गए और आप उसको गाड़ी में बैठाने के बजाय घसीट कर ला रहे हैं,
पूरे मोहल्ले या गली के सामने उसको बेइज्जत करके ला रही है, उसका अपमान करके ला रही है, ठीक है, उसको पीटते मारते ला रही है, तो आपने न्यायालय के दिशा निर्देशों का यहाँ पर पालन नहीं किया तो आप अपराध की कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। बशर्ते आपको बस यही करना है कि न्यायालय ने जो कहा है वही करना है और जो दिशा निर्देश दिए हैं उनका पालन करते हुए आपको अमुक व्यक्ति को गिरफ्तार करके लेकर आना है। तो धारा 16 में ये आपका यही कहा गया है, ठीक है। अगली धारा यहाँ पर धारा नंबर 17, विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। तो इसको एक उदाहरण से समझिए, आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर उदाहरण लिखा गया है, मान लीजिए ए किसी को ऐसा कार्य करते हुए देखता है जिससे यह प्रतीत होता है कि वह किसी की हत्या करने वाला है, तो आपने उसको ऐसे करते हुए देखा, तो आपको कानूनी रूप से क्या करना चाहिए, आपको उसे हत्या करने से रोकना चाहिए। बिल्कुल, आप कोई भी आप ऐसा ही चाहेंगे। अगर कोई आपके सामने किसी की हत्या करने का प्रयास कर रहा है तो आप उसको रोकेंगे, नहीं रोकेंगे? जी हाँ, बिल्कुल रोकेंगे। तो आपने यहाँ पर क्या किया कि उसको उस हत्या करने से रोका और उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। बाद में आपको पता चला कि वो यहाँ पर जिस व्यक्ति की हत्या करने वाला था वो निजी आत्मरक्षा के लिए हत्या करने वाला था, यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार दिया गया है ना, सेल्फ डिफेंस जिसको बोलते हैं, सेल्फ डिफेंस के जरिए वो उसकी हत्या करने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि पहले उस व्यक्ति पर वही आदमी हमला कर रहा था, वह अपने बचाव में उस पर हमला करने का प्रयास कर रहा था, और जब वह अपने बचाव में हमला करने का प्रयास कर रहा था तभी हमने देख लिया और हमने उसको दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। तो ऐसे किया गया कार्य जो होता है वो भी यहाँ पर अपराध की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। तो उम्मीद है ये धारा नंबर 17 भी आपकी समझ में आ गई होगी। अगली धारा है यहाँ पर धारा नंबर 18, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। यानी कोई ऐसा कार्य है जिसको आप विधिपूर्ण कर रहे हैं और फिर भी आपसे कोई दुर्घटना घट जाती है तो आप उस दुर्घटना के लिए अपराधी नहीं सिद्ध होंगे। इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए। मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति है जो कि काफ़ी सावधानी पूर्वक कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है। ए नाम का एक व्यक्ति है जो सभी सेफ्टियों का ध्यान रख के लकड़ी को काट रहा है, लेकिन क्या हुआ, लकड़ी काटते समय कुल्हाड़ी टूटकर या फिर छूटकर पास में खड़े हुए व्यक्ति के लग गई, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा किया गया कार्य जिसमें आपका उद्देश्य उसकी मृत्यु करना नहीं था, आप बहुत ही सेफ्टी और सावधानी पूर्वक लकड़ी काट रहे थे। अगर ऐसे में आपसे कोई दुर्घटना हो जाती है तो आप उस दुर्घटना के लिए जिम्मेवार नहीं है, आप उस दुर्घटना के लिए अपराधी नहीं घोषित किए जाएंगे, ठीक है। तो धारा 18 में बस यही लिखा गया है कि विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। तो आपको जो यहाँ पर परिभाषाएं दी गई है सबसे ऊपर देखिए, इनको यहाँ पर बार बार पढ़ना है क्योंकि आपके एग्जाम में जो मिलेगी ना वो यही शब्दावलियां मिलेगी। इन्हीं शब्दावलियों को शामिल करके आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर तो मैंने अपने शब्दों में नीचे यहाँ पर इनको सिंप्लीफाई किया है ताकि आप इनको बड़ी आसानी से समझ सकें, लेकिन आपको ज़्यादातर फोकस करना है परिभाषाओं पर ही, ठीक है। तो चलिए अगली धारा यहाँ पर देखते हैं, धारा 19, ऐसा कार्य जिसमें अपहानि कारित होना संभव है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये परिभाषा है, ये भारतीय न्याय संहिता में एज इट इज दी गई है, तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे ही लिखा है। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर सिंपल शब्दों में एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो देखिए उदाहरण में यहाँ पर देखिए, कोई ए नाम का व्यक्ति है। तो यहाँ पर उदाहरण में देख लीजिए, कोई व्यक्ति है जो कि एक जहाज का कैप्टन है और वह समुद्र में अपने जहाज को चला रहा है, लेकिन जहाज चलाते चलाते उसके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उसके सामने एक नाव आ जाती है जिसमें 30 लोग सवार हैं और उसके पीछे भी एक नाव है जिसमें 2 लोग सवार हैं। तो उसको क्या करना है, अगर वह आगे बढ़ा तो 30 लोगों वाली नाव यहाँ पर डूब जाएगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी। अगर वह पीछे हटा तो 2 लोगों वाले व्यक्तियों की नाव डूब जाएगी, उन 2 लोगों की मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जो 30 लोगों वाली नाव है उसको यहाँ पर बचाने का प्रयास करना है और जो पीछे 2 लोगों वाली नाव है उसको यहाँ पर आपको दिमाग में ऐसा नहीं करना है कि इसको ठोक दूँ, इसको मार दूँ। आपका आशय ये रहना चाहिए कि मैं पीछे ही हटे लेता हूँ, कम से कम 30 लोगों की जान बचेगी, लेकिन जो पीछे लोग हैं मैं उनको यहाँ पर उनको भी बचाने का प्रयास करूँगा। आपके मन में बस यही भाव होना चाहिए कि मैं उनको भी बचाने का प्रयास करूँगा, फिर चाहे बाद में आप उनकी मृत्यु आपके हाथों से हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका आशय ये नहीं होना चाहिए कि मुझको तो इनको ठोकना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये ऐसा अपराध हो जाता है ना तो पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, तब आपसे ये सब कुछ यहाँ पर मालूम कर लिया जाता है। तो यहाँ पर आपके मन में ऐसा आशय बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि
सामने वाले 30 लोगों को बचाकर पीछे वाले 2 व्यक्तियों को उड़ा दूं, बल्कि आपका आशय ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले 30 लोगों को तो बचा लूंगा, लेकिन जो पीछे वाले 2 है मैं पीछे हटा लूँ, कम से कम यहाँ पर रिस्क थोड़ा कम होगा और इन 2 लोगों की जान बचाने की भी कोशिश करूंगा जितना मुझसे हो सकेगा। तो अगर ऐसा आप करते हैं और जो 2 व्यक्ति है, जो 2 व्यक्ति वाली नाव है, उनके आपके हाथों से मृत्यु हो जाती है, तो आप अपराध की कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्योंकि आपने 30 लोगों की जान बचाने के लिए यहाँ पर 2 लोगों की जान को खतरे में डाला है। ठीक है, तो इस धारा में बस आपसे यही कहा गया है। उसके बाद यहाँ पर धारा नंबर 20। धारा नंबर 20 में क्या कहा गया है, 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य अपराध नहीं होगा। यानी अगर 7 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा है, अगर उससे कोई अपराध हो जाता है तो अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, धारा 20 में आपको यही समझाया गया है। अगली धारा यहाँ पर धारा नंबर 21, 7 वर्ष से ऊपर एवं 12 वर्ष से कम आयु के बालक के कार्य। यानी ऐसा बालक जो 7 वर्ष से ज़्यादा का हो और 12 वर्ष से कम का हो, इन दोनों के बीच के जो बालक होगा, अगर उसके द्वारा कोई कार्य या कोई अपराध कर दिया जाता है तो वो भी अपराध की कैटेगरी में शामिल नहीं होगा, बशर्ते कि उसकी परिपक्व और समझ विकसित नहीं हो। यानी 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से नीचे का जो बालक है ना, उसका ये देखा जाएगा कि वो मानसिक रूप से इतना परिपक्व नहीं है या फिर इतना समझदार नहीं है, उसकी समझ विकसित नहीं है, ये सब कुछ चेक किया जाएगा। अगर उसकी मानसिक स्थिति अच्छी है, बहुत ही अच्छे तरीके से वो चीज़ों को समझ सकता है और उसने अपराध कर दे तो वो अपराधी हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी परिपक्व या समझ विकसित नहीं हुई है और उससे कोई अपराध हो जाता है तो उसको भी यहाँ पर क्षमा किया जा सकता है। ठीक है, तो धारा 21 में बस यही बात बताई गई है। अगली धारा है यहाँ पर धारा नंबर 22, विकृत चित्त वाले व्यक्ति के कार्य। यानी विकृत चित्त मतलब कोई पागल व्यक्ति जो मानसिक रूप से बहुत ही बीमार है और उसको पागल बोलते हैं ना, पागल बावला, आप ऐसी भाषाओं का यूज करते होंगे। तो विकृत चित्त वाले व्यक्ति के कार्य अगर उससे कोई अपराध हो जाता है तो वो अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के अपराध क्षमा योग्य है। ठीक है, अगर किसी पागल के द्वारा कोई अपराध कर दिया जाता है तो न्यायालय उसको क्षमादान दे सकता है। ठीक है, धारा 22 में आपको यही ध्यान रखना है। अगली धारा है यहाँ पर धारा नंबर 23, अपनी इच्छा के विरुद्ध नशे के कारण निर्णय लेने में असमर्थ व्यक्ति के कार्य अपराध नहीं होंगे। यानी अपनी इच्छा के विरुद्ध का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि किसी ने अपनी इच्छा से यहाँ पर नशा नहीं किया, किसी अन्य व्यक्ति ने उसको जबरन नशा करा दिया है और उस नशे की हालत में उससे जो भी अपराध हो गए वो यहाँ पर न्यायालय क्षमा कर सकता है, वे क्षमा योग्य होते हैं। अगली धारा है यहाँ पर धारा नंबर 24, मत्तता या फिर नशे में धुत व्यक्ति। तो देखिए मत्तता यहाँ पर ये परिभाषा में लिखा गया शब्द है, इसको आपको ध्यान रखना है। मत्तता का मतलब होता है नशा। ठीक है, तो मत्ता या नशे में धुत व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, नशे में धुत व्यक्ति यानी जिसने अपनी इच्छा से नशा किया है। पिछली धारा में तो क्या था, किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको नशा करा दिया। यहाँ पर क्या है कि इसने खुद से नशा किया है और नशा इतना हद से ज़्यादा कर लिया है कि उस व्यक्ति को अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं है, शुद्ध बुद्ध बिल्कुल खो बैठा है और ऐसी शुद्ध बुद्ध में उससे जो अपराध हो जाएगा वो यहाँ पर अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। यानी यहाँ पर अपनी मर्जी से अगर नशा किया हुआ है और नशा इतना अत्यधिक, इतनी ज़्यादा मात्रा में हो गया कि व्यक्ति अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा है और अपनी इस शुद्ध बुद्ध खो बैठने के कारण अगर उससे कोई अपराध हो जाता है तो वो भी यहाँ पर क्षमा किया जा सकता है। ठीक है, पिछली धारा में क्या था, धारा 23 में, कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा नशा किया करा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर अपनी मर्जी से नशा किया है और नशा इतना अधिक हो गया है कि अगले व्यक्ति को अपनी शुद्ध बुद्ध का कोई ख्याल ही नहीं है और ऐसी शुद्ध बुद्ध खो बैठने के कारण उससे अगर कोई अपराध होता है तो वो भी यहाँ पर अपराध की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर तो अगर किसी से अपना बदला लेना है ना तो लगाई पैक, दबा के ठोकी दारू और उड़ा दो साले को। ऐसा कुछ नहीं है भाई। जब आपकी इंक्वायरी होगी ना, एक एक पहलू को इस तरीके से खोज कर निकाल लिया जाता है कि अब तुम्हारी आत्मा से ही निकाल लिया जाएगा भाई साहब। बहुत बेहतरीन तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती है। आप इसको हल्के में लेकर ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि चलो भाई जब अब तो कह दिया कि नशे में धुत हो जाओ और लपेट दो किसी को। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर आपको जो एक कानून सिखाया गया है ये अपराधियों को पकड़ने के लिए सिखाए जा रहे हैं, न कि खुद अपराधी बनने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है ये धारा आपकी समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगली धारा देखते हैं। यहाँ पर धारा नंबर 25,
तो धारा नंबर 25 में यहाँ पर क्या है, सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न ही संभावना हो। यानी सम्मति से किया गया ऐसा कार्य जिसको करने से ना तो मृत्यु का डर हो कि इससे मृत्यु हो जाएगी और ना ही किसी हानि का आशय हो। ठीक है, ये दोनों आशय बिल्कुल न हो, और अगर फिर भी आपसे अपराध हो जाए तो यहाँ पर आप उसके लिए अपराधी नहीं माने जाएंगे। इसके उदाहरण में आप क्या ले सकते हैं, जैसे कि आप WWE की फाइट देखते हैं ना, या फिर आप रील में देखते होंगे, वो उसको रैफट मारता है, फिर वो उसको रैफट मारता है, रैफट रैफट वाला जो खेल है रील्स में आपने देखा होगा। तो अगर वे दोनों की आपस में सहमति है कि भाई तू मुझको रैफट मार, मैं तुझको रैफट मारूंगा, ऐसा खेल खेल रहे हैं, लेकिन किसी की एक रैफ्टे में अगर मृत्यु हो जाती है या गंभीर चोट लग जाती है तो वो उसके लिए अपराधी नहीं होगा, क्योंकि दोनों की आपस में सहमति थी और उनको मारने का इरादा बिल्कुल नहीं था, एक दूसरे को जस्ट एक खेल के रूप में खेल रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। तो धारा 25 भी आप समझ गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए अगली धारा यहाँ पर देखते हैं, धारा नंबर 26। धारा नंबर 26 में क्या है, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्व किया गया कार्य है जिसमें मृत्यु का आशय नहीं है। ठीक है, तो यानी किसी व्यक्ति का फायदा करने के लिए हम सोच रहे हैं और उसकी सहमति से कार्य हो रहा है, लेकिन हमारा आशय नहीं है कि इसकी मृत्यु हो जाए, फिर भी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, हम अपराधी नहीं होंगे। जैसे इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए, एक बीमार व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर व मरीज को आपस में सहमति होती है ऑपरेशन करने की। ठीक है, यानी बीमार व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि भाई आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मरीज भी राजी हो जाता है, जी हाँ बिल्कुल आप मेरा ऑपरेशन कर दीजिए, और डॉक्टर भी राजी हो जाता है ऑपरेशन करने के लिए। यदि ऑपरेशन करते समय मरीज की मृत्यु हो जाए तो डॉक्टर उसके लिए अपराधी नहीं होगा। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप हॉस्पिटलों में जाते हैं, किसी ऑपरेशन वगैरह हुआ होगा, तो वहाँ पर डॉक्टर आपको एक पर्चा देता है, उस पर आपको साइन करा लेता है। भाई साहब जो साइन कराता है ना, उस पर बाकायदा लिखा हुआ होता है कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, आपसे वहाँ पर पहले ही साइन ले लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये यही यहाँ पर आपको समझाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति आपस में दोनों की सहमति है, जैसे कि डॉक्टर और मरीज, और फिर डॉक्टर जो उसका इलाज करना चाहता है वो उसको स्वस्थ करने के लिए करना चाहता है, न कि उसको मारने के लिए, और फिर भी अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर इसके लिए यहाँ पर अपराधी नहीं होगा। धारा 26 में आपको यही बताया गया है, आपको परिभाषा पर ज़्यादा फोकस करना है, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ। ठीक है, अगली धारा है यहाँ पर धारा नंबर 27। संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से बालक या विकृत चित्त वाले व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं। यानी यहाँ पर कहा गया है कि कोई बालक है या फिर कोई पागल व्यक्ति है, विकृत चित्त मतलब पागल व्यक्ति है, यदि इन दोनों को यहाँ पर यानी कि बालक को या फिर पागल व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है तो उसको कौन दिखाएगा, तो उसको भाई उसके संरक्षक दिखाएंगे, उसके जो पालन पोषण करते हैं वे दिखाएंगे, उसके अभिभावक ही तो दिखाएंगे, या फिर वे स्वयं चले जाएंगे। भाई एक तो पागल है, वो स्वयं कैसे अपने आप को दिखा लेगा, एक बच्चा है, बच्चा इतना कहाँ कैपेबल हो जाएगा कि वो अपने आप को स्वयं दिखाने चला जाए। तो ऐसी स्थिति में कोई बच्चा या कोई पागल व्यक्ति, इनको जब अभिभावक उसको दिखाने ले जाते हैं और डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि भाई इनका तो यहाँ पर ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सहमति किससे ली जाएगी, बच्चे से थोड़े ली जाएगी, या बच्चे से ली जाएगी, या फिर पागल व्यक्ति से थोड़े ली जाएगी। इन दोनों से यहाँ पर सहमति नहीं ली जाएगी, बल्कि इनके संरक्षक या इनके अभिभावकों से यहाँ पर सहमति ली जाएगी। तो अभिभावक और डॉक्टर के बीच आपस में सहमति बनी कि हम इनका यहाँ पर ऑपरेशन करेंगे, और अगर ऑपरेशन करते समय उनकी मृत्यु हो जाती है या कोई गंभीर दुर्घटना घट जाती है तो उसके लिए यहाँ पर डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होगा और न ही यहाँ पर अभिभावक उसके लिए अपराधी होगा। ठीक है, ये दोनों ये व्यक्ति यहाँ पर अपराध की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है धारा 27 भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगली धारा देखते हैं, यहाँ पर धारा नंबर 28। धारा नंबर 28 में क्या है, डर या गलतफहमी के तहत दी गई सहमति। तो इस धारा के तहत ऐसी सहमति नहीं मानी जाएगी जो डर या गलतफहमी से दी गई हो। मतलब यहाँ पर क्या कहा गया है कि धारा 28 के अंतर्गत अगर किसी को डरा धमकाकर या गलतफहमी से सहमति ले ली जाती है तो वह सहमति नहीं मानी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, चोट या डर की वजह से सहमति। मान लीजिए एक कोई हॉस्पिटल है और किसी मरीज को यहाँ पर, कोई मरीज भी नहीं है, मतलब कोई स्वस्थ व्यक्ति है
और उसको पकड़ लिया है, उसको कहेंगे कि आप अपनी किडनी निकलवाओ, अन्यथा आपकी टांग काट देंगे या कुछ काट देंगे, कुछ ऐसा उसको डराएंगे, धमकाएंगे और उससे जबरन यहाँ पर सहमति लेंगे। भाई उसकी टांग कटने वाली है, वो सहमति दे देगा कि चलो मेरी किडनी निकाल लो, एक मैं एक किडनी पर ही जिंदा रह लूंगा, लेकिन मेरी टांग मत काटो। ठीक है, ये ऐसा आप एक उदाहरण मान लीजिए। अगर आप ऐसे डरा धमका कर किसी की सहमति लेंगे तो सहमति नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ठीक ऐसे यहाँ पर दूसरा उदाहरण है, मानसिक रूप से बीमार या नशे में धुत व्यक्ति। यानी कोई मानसिक रूप से बीमार है, पागल है, या फिर किसी ने बहुत ज्यादा पी रखे है, बहुत ही ज्यादा नशे में है, वो नशे में अपना सुध बुध खो बैठता है, तो ऐसे व्यक्तियों की अगर आप सहमति लेंगे तो वो भी यहाँ पर सहमति नहीं मानी जाएगी। ठीक ऐसे यहाँ पर उदाहरण नंबर 3 है, 12 वर्ष से कम आयु वाले बालक की सहमति। तो 12 वर्ष से कम आयु वाले जो बालक होते हैं वो इतने परिपक्व नहीं होते हैं मानसिक रूप से, तो उनकी भी यहाँ पर सहमति नहीं मानी जाएगी। अगली धारा है यहाँ पर धारा नंबर 29, ऐसे कार्य का अपवर्जन जो कारित होने के बिना भी स्वतः अपराध है। यानी यहाँ पर इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए, सीधा सीधा आपकी समझ में आ जाएगा। यानी किसी व्यक्ति की सहमति से किया गया ऐसा कार्य जो कानूनी रूप से पहले ही अपराध है, जैसे कि अबॉर्शन कराना पहले ही अपराध है, यानी कि गर्भपात कराना जो है भारत में अपराध है, नहीं है? जी हाँ, ये पहले से ही अपराध है। लेकिन ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि कोई महिला है, अगर उसका यहाँ पर गर्भपात नहीं कराएगा तो महिला की यहाँ पर जान जा सकती है। तो ऐसे में अगर आप उससे सहमति ले लेते हैं कि आप अपना गर्भपात करा लीजिए, तब आपकी जान बच सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पर यही है, अगर आप ऐसी सिचुएशन में गर्भपात करा लेते हैं तो वो यहाँ पर अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, अगली धारा है यहाँ पर धारा नंबर 30। धारा नंबर 30, सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्व किया गया कार्य अपराध नहीं। यानी यहाँ पर किसी की सहमति हमने नहीं ली कि हम तुम्हारे फायदे के लिए ये काम करेंगे। ठीक है, उसकी सहमति तो हमने नहीं ली, लेकिन फिर भी उसका फायदा देखते हुए हम बहुत ही सद्भाव पूर्वक, यानी हमारा कोई भी बुरा आशय नहीं है उसको हानि पहुंचाने का, उसको फायदा पहुंचाने का ही हमारा आशय है। और ऐसी सिचुएशन में अगर हम कोई कार्य करते हैं और वो करते समय हमसे कोई गलती हो गई तो वो यहाँ पर अपराध नहीं माना जाएगा। इसको यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा हम यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए बी नाम का एक व्यक्ति है और ए नाम का एक बच्चा है। ये ऊपर किसी बिल्डिंग में रहते हैं और बिल्डिंग में वहां पर आग लग गई है। तो बी नाम का जो व्यक्ति है ए नाम के बच्चे को जब वो बचाने का प्रयास करेगा तो वो क्या करेगा, नीचे मान लीजिए बिल्डिंग के एक गद्दे बिछा दिए गए हैं कि ऊपर से अगर आप यहाँ पर गद्दे पर किसी व्यक्ति को फेंकेंगे तो उसकी यहाँ पर जान बच सकती है। तो बी ने क्या किया, उस बच्चे को पकड़ा और नीचे जो गद्दे बिछे हुए थे उस पर उसको फेंक दिया, उसकी जान बचाने के लिए। ऐसा नहीं कि उसको मारने के लिए फेंका, उसकी जान बचाने के लिए नीचे गद्दे पर फेंक दिया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण क्या हुआ कि वो बच्चा गद्दे पर नहीं गिरा, बराबर साइड में गिर गया, यानी धरती में गिर गया और गिरकर ही वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे में यहाँ पर जिस व्यक्ति ने उसको फेंका है वो यहाँ पर अपराधी नहीं होगा, क्योंकि उसने उसकी जान बचाने के आशय से ऐसा कार्य किया था, लेकिन वह थोड़ा सा इधर उधर हो गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो धारा 30 में बस आपको यही समझाया गया है कि सम्मति के बिना, यानी किसी की सहमति के बिना, यानी जिस बच्चे को यहाँ पर फेंका है उसकी सहमति थोड़ी ली थी भाई, तुमको मैं यहाँ पर नीचे फेंक दूं, भाई आनंद फानन में खटदे से नीचे फेंक दिया गद्दे पर। ठीक है, तो सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य ही यहाँ पर अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो धारा 30 में यही बताया गया है। अगली धारा है यहाँ पर धारा नंबर 31, सद्भाव पूर्वक दी गई सूचना। तो इसको भी यहाँ पर उदाहरण से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए डॉक्टर बीमार व्यक्ति को यह सूचना देता है कि आप कुछ ही दिन जीवित रहेंगे। अगर बीमार व्यक्ति यह बात सुनकर सदमे में घबराकर हार्ट अटैक से मर जाता है तो डॉक्टर इसके लिए अपराधी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अगली धारा देखते हैं। यहाँ पर धारा नंबर 32, वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों के द्वारा विवश किया गया है। यानी किसी व्यक्ति को यहाँ पर डरा धमका कर कोई कार्य किया गया है और जो कार्य करवाया गया है वो अपराधी की कैटेगरी में आता है, तो वो व्यक्ति यहाँ पर अपराधी नहीं होगा, क्योंकि उस पर जोर जबरदस्ती से यह काम करवाया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए, जैसे डाकुओं द्वारा किसी लोहार से जबरन ताला तोड़वाना। यानी कोई डाकू आए हैं किसी गांव में और किसी हवेली को लूट रहे हैं मान लीजिए, और वहां पर जो हवेली पर है ताला लगा हुआ है, ताला डाकुओं से खुल नहीं रहा है, तो बराबर में से लुहार को पकड़ कर लाए। लुहार को बोला कि भाई तू जल्दी से इस ताले को तोड़, हमको यहाँ पर चोरी करनी है। लुहार कहता है कि मैं तो नहीं तोड़ूंगा, ये तो गलत है। तो लुहार की कनपट्टी पे लगाई बंदूक डाकुओं ने
कि खोलता है नहीं खोलता, या फिर खोपड़ी खोले, ठीक है, ऐसे ही तो बोलते हैं ना, फिल्मों में देखते हैं भाई ऐसे डायलॉग मार रहे हैं। तो उसको अपनी जान बचाने के लिए वो ताला खोलना पड़ता है, तो उसने अपनी जान बचाने के लिए वह ताला खोला है, तो लुहार यहाँ पर अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर धारा 32 में यही समझाया गया है। अगली धारा है यहाँ पर धारा नंबर 33, तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य अर्थात मामूली हानि पहुंचाने वाला कार्य अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। यानी किसी को यहाँ पर देखते हैं ना आपस में, किसको रैपट मार दिया हल्का सा, किसी ने किसको चूंटी काट ली, किसी ने किसकी नीम के पत्ते तोड़ कर लिया, किसी ने किसी पेड़ की डाल तोड़ ली, किसी ने किसी का आम तोड़ लिया एक, ठीक है। तो ये मामूली मामूली जो हानि होते हैं ना, बहुत ही तुच्छ, मतलब बहुत ही मामूली हानि, ये मामूली हानि पहुंचाने के मामले अपराध की कैटेगरी में नहीं आएंगे, इनको आप कह सुनकर खुद ही निपटा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये साफ साफ कहा गया है धारा 33 में। उसके बाद यहाँ पर धारा 34, तो देखिए धारा 34 यहाँ से आपकी जो धारा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आपको ध्यान रखना है। धारा 34 में जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, यानी सेल्फ डिफेंस जिसको आप बोलते हैं, निजी प्रतिरक्षा। तो धारा 34 से आपकी जो धाराएं शुरू होती है वो प्राइवेट प्रतिरक्षा की होती है। धारा 34 में यहाँ पर आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है, जो कि स्वयं की रक्षा के लिए किया गया अपराध नहीं माना जाता, ठीक है। तो अगली धारा है यहाँ पर धारा नंबर 35। धारा नंबर 35 में क्या है, शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, यानी अपने शरीर तथा अपनी संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको धारा 35 में दिया गया है। मानव तथा शरीर संपत्ति चाहे खुद की हो या अन्य किसी की हो, यानी या आपकी खुद की जान खतरे में हो या फिर किसी अन्य व्यक्ति की जान खतरे में हो, या आपकी खुद की संपत्ति खतरे में हो या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति खतरे में हो, तो इसके विरुद्ध आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको शरीर को हानि पहुंचाना चाहता है, आपकी मृत्यु करना चाहता है, या आपकी संपत्ति को नष्ट करना चाहता है, या फिर किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु करना चाहता है, या फिर किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को नष्ट करना चाहता है, तो ऐसे में आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है, यानी आप सेल्फ डिफेंस में उन पर हमला कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर धारा 35 के अंतर्गत शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है। अगली धारा यहाँ पर धारा नंबर 36, मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, यानी अगर कोई मानसिक रूप से बीमार है, या फिर आप उसको पागल मान लीजिए, पागल है, विकृतचित्त है, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के खिलाफ भी आपको प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है। यानी कोई पागल है, अगर आप पर हमला करना चाहता है, उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, कोई पागल आप पर हमला करना चाहता है, तो आप बदले में आप सेल्फ डिफेंस में उस पर हमला कर सकते हैं, ठीक है। तो धारा 36 में आपको यही बताया गया है, मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। अगली धारा है यहाँ पर धारा नंबर 37। धारा नंबर 37 ऐसे कार्य है जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, यानी कुछ ऐसे कार्य भी है जिनके विरुद्ध आप सेल्फ डिफेंस नहीं अपना सकते। वे कौन कौन से कार्य है, चलिए वे भी देखते हैं। कोई ऐसा कार्य है जिससे मृत्यु या गंभीर चोट न होती हो, यानी कोई व्यक्ति आप पर ऐसा हमला कर रहा है जिससे आपकी न तो मृत्यु होने की आशंका है, न ही आपको गंभीर चोट लगने की आशंका है, आप ऐसे में उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं रखते। मान लीजिए कोई आपको आता है और खड़ा होकर धमका रहा है कि तुझे फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, तो इससे थोड़े यहाँ पर आप अंदाजा लगाएंगे कि ये मेरी मृत्यु कर देगा या मेरी वो कर देगा, ठीक है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बहुत ही सेंसिटिव है, आपको इसका इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि हाँ अब ये आदमी हमारा काम तमाम करने वाला है, तब आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ऐसे कार्य जिनमें आपको मृत्यु या गंभीर चोट न लगती हो, तो ऐसे में आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं कर सकते, ठीक है। अगली धारा है यहाँ पर धारा नंबर 38, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है, यानी शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है वो यहाँ पर कब कब होता है, कब कब आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो यहाँ पर आपको दिया गया है। तो देखिए इस धारा में बताया गया है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किन मामलों में किया जा सकता है। जैसे कि ए नंबर का पॉइंट है, ऐसा मामला जिसमें आशंका हो कि मृत्यु हो सकती है, यानी कोई आप पर ऐसा हमला कर रहा है जिससे आपको आशंका हो कि ये मेरी मृत्यु करने के लिए ही हमला कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगला पॉइंट है बी, ऐसा मामला जिसमें गंभीर चोट की आशंका हो, यानी कोई अगर आप पर हमला कर रहा है और आपको ऐसा महसूस होता है कि इससे मुझको गंभीर चोट लग सकती है, मेरा सर फट सकता है, मेरा कुछ भी हो सकता है, तो गंभीर चोट की आशंका होने पर भी आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके बाद है यहाँ पर पॉइंट नंबर सी, बलात्कार करने के इरादे से हमला। यानी अगर कोई व्यक्ति इस इरादे से आता है कि आपका बलात्कार करने के इरादे से आता है, तो आप बदले में उस पर सेल्फ डिफेंस में हमला कर सकते हैं, अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट नंबर डी, अप्राकृतिक वासना को संतुष्ट करने के इरादे से हमला। यानी कोई व्यक्ति है, तो देखिए बलात्कार के केस में तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर कोई लेडीज है तो उसी का यहाँ पर बलात्कार करने का मामला सामने आएगा ना। लेकिन यहाँ पर अप्राकृतिक वासना का मतलब है कोई जेंट्स के खिलाफ भी ऐसे मामले हो सकते हैं। तो अप्राकृतिक वासना को संतुष्ट करने के इरादे से अगर आप पर कोई हमला करता है तो तुरंत आप प्रतिक्रिया में उसके खिलाफ हमला कर सकते हैं। उसके बाद है अगला पॉइंट यहाँ पर ई, अपहरण या अगवा करने के इरादे से किया गया हमला। तो देखिए यदि कोई आपको किडनैप करता है, आपको अगवा करने के इरादे से आप पर हमला करता है, तो आप बदले में उस पर हमला कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर एफ, किसी व्यक्ति को गलत तरीके से कैद करने के इरादे से। यानी आप किसी व्यक्ति को गलत तरीके से कैद करते हैं तो आप उसके बदले में आप उसके खिलाफ भी यहाँ पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर पॉइंट नंबर जी, एसिड फेंकने या पिलाने के इरादे से किया गया हमला। कोई व्यक्ति अगर आप पर एसिड फेंकने की कोशिश कर रहा है या पिलाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उस पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है आपको, आप उस पर हमला कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मामले हैं जिनमें आप अपने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको दिया गया है, ठीक है। तो उम्मीद है आपकी समझ में आए होंगे। अगली धारा है यहाँ पर धारा नंबर 39, धारा 38 के अतिरिक्त कोई मामला जिससे गंभीर चोट या मृत्यु कारित होने की आशंका है, तो आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको है। यहाँ पर क्या कहा गया है, जो हमने अभी ऊपर धारा पढ़ी है ना धारा 38, उसमें जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के, अगर उनमें से कोई भी पॉइंट्स आपको नहीं मिलता है, कोई अलग ही सिचुएशन आपके सामने आ गई है जिससे आपको यह महसूस होता है कि यहाँ पर हमारी मृत्यु भी कारित हो सकती है, हमको चोट भी लग सकती है गंभीर, तो अगर आपको ऐसा प्रतीत हो गंभीर चोट या मृत्यु होने की आशंका हो, तो आप उसके खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा के अकॉर्डिंग उस पर हमला कर सकते हैं। ये धारा 39 में यह बात कही गई है, ठीक है। धारा 38 के अतिरिक्त जितने भी मामले होंगे वो यहाँ पर आप इसके अंतर्गत रखकर अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली धारा है यहाँ पर धारा नंबर 40, शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की शुरुआत और बने रहना। यानी धारा 40 में आपको बताया गया है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार जो आपको मिले हैं वो कब से शुरू होते हैं और कब तक बने रहते हैं। तो देखिए इस धारा के तहत निजी सुरक्षा का अधिकार तब शुरू होता है जब व्यक्ति को अपराध या हमले से पहले खतरे की आशंका हो जाए, भले ही अपराध न हुआ हो, ठीक है। और यह प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक शरीर को खतरे की आशंका बनी रहती है, ठीक है। यानी यहाँ पर आपसे इसमें कहा गया है कि आपका जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वो तब एक्टिव होगा जब आपके सामने कोई आएगा और आप पर हमला करने की तैयारी करेगा, ठीक है। यानी आप पर हमला करने वाला है, आपको लगता है कि मेरी जान खतरे में है, ये मुझको मार देगा, तभी से आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शुरू हो जाता है। और ये तब तक बना रहता है जब तक आपको इस खतरे की आशंका बनी रहेगी, तब तक ही आपके प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भी बना रहता है। तो इसको आप एक उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे कि आपको किसी ने धमकी दी बाहर कि मैं तुझको जान से मार दूंगा कल को, ठीक है, कल को मुझको उस जगह मिली है, मैं तुझको वहां पर जान से मार दूंगा, ऐसी धमकी किसी ने आपको दी। आप धमकी सुनकर अपने घर आ गए, वो धमकी देकर अपने घर चला गया। आपने सोचा कि भाई कल को तो वो मुझको मार देगा, तो उससे बचने के लिए एक काम करता हूँ, मैं अभी बंदूक उठाता हूँ उसी को मार के आता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, मैं उसको आज ही निपटा के आता हूँ। तो आप गए और उसको आज ही गोली मारकर आ गए, आपने अपने आप को बचा लिया। आप सोच रहे होंगे कि ये हमारा प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। जी नहीं, ये आपके प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ऐसे नहीं है कि उसने धमकी दी और आप उसको ठोक कर आ गए। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब शुरू होगा जब वह व्यक्ति आपके सामने आएगा, आप पर हमला करेगा और आपको यह आभास होगा कि ये मुझको मारने वाला है। जब आपको ये पूरा विश्वास हो जाएगा कि ये मुझको मारने वाला ही है, तब आप अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं और बदले में उस पर हमला कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा कि किसी ने धमकी दी और आप उसको ठोक गए, ठीक है। तो उम्मीद है ये धारा भी आप समझ गए होंगे। अगली धारा है यहाँ पर धारा नंबर 41। धारा नंबर 41 में क्या है, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित है। यानी यहाँ पर आपको संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार
किस किस तरह से होगा। देखिए इस धारा में बताया गया है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किस तरह होगा। तो जैसे कि यहाँ पर पॉइंट नंबर ए, डकैती। अगर आपके यहाँ पर डकैती पड़ती है, डकैत आपकी संपत्ति को लूटना चाहते हैं, उसको नष्ट कर रहे हैं, तो आप बदले में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत उन पर हमला कर सकते हैं। ये आपका संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। उसके बाद है यहाँ पर पॉइंट नंबर बी, सूरज डूबने के बाद और सूरज डूबने के पहले घर तोड़ना। यानी अगर कोई आपका घर तोड़ना चाहता है सूरज डूबने के बाद, यानी कि टोटल मिलाकर रात को ही कह लीजिए, सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले आपका कोई घर तोड़ रहा है, तो आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार पर उस पर हमला कर सकते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट नंबर सी, ऐसा तंबू, इमारत या जहाज जो मानव आवास के रूप में उपयोग होता हो, यदि कोई इन पर आग लगाता है या विस्फोट करने के प्रयास करता है तो यहाँ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। ठीक है। यानी कोई आप ऐसे तंबू में रहते हैं या ऐसी इमारत या ऐसे जहाज में रहते हैं जिसमें आप स्थायी रूप से आवास करते हैं, यानी जो मानव का आवास के रूप में उपयोग होता है, उस पर अगर आप कोई आग लगाता है या कोई विस्फोट या बमबारी करता है तो आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत उस व्यक्ति पर पलटकर हमला कर सकते हैं, उसको यहाँ पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट नंबर डी, चोरी, शरारत या घर अतिचार जिससे मृत्यु या गंभीर चोट की आशंका हो तो आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कोई यहाँ पर आपके चोरी करता हो या कोई शरारत कर रहा है, कोई अतिचार कर रहा है और आपको आभास होता है कि यहाँ पर हमारी मृत्यु हो सकती है, गंभीर चोट लग सकती है, तो आप उसको यहाँ पर अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत उस पर हमला कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप चारों पॉइंट यहाँ पर समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ पर अगली धारा देखते हैं। यहाँ पर धारा नंबर 42, ऐसा अपराध जो मृत्यु के अलावा किसी अन्य नुकसान को पहुँचाने के लिए किया गया हो। तो देखिए ऐसा कोई अपराध अगर कोई करता है जिससे वो आपकी मृत्यु तो नहीं करना चाहता लेकिन कुछ अन्य छोटा मोटा नुकसान करना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर, यदि कोई ऐसा अपराध जो कि धारा 41 में वर्णित नहीं है, यानी हमने जो अभी धारा 41 पढ़ी है ना, उसमें जो भी अपराध यहाँ पर लिखे गए हैं उनके अलावा अगर कोई और अपराध है जिससे मृत्यु की आशंका न हो, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा में हम उसकी मृत्यु को छोड़कर अन्य नुकसान उसको पहुंचा सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई छोटी मोटी चोरी करने के लिए आया और वह आपकी मृत्यु तो नहीं करना चाहता, बस आपका छोटा सा नुकसान, कुछ छोटी मोटी चोरी में आप देख लीजिए क्या नुकसान होता होगा, यही करने के लिए आया, तो आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में उसको क्या करेंगे, उसकी मृत्यु को छोड़कर, यानी उसकी आप मृत्यु नहीं करेंगे, उसके अलावा आप उसको कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि उसको आप 1-2 रेफट मार सकते हैं या फिर आप उसको बंधक बना सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से आप उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो बस धारा 42 में आपको यही बताया गया है कि ऐसे अपराध जो मृत्यु के अलावा किसी अन्य नुकसान को पहुंचाने के लिए किए गए हो, तो उनके लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार क्या कहता है। ठीक है। तो यही बताया गया है। अगली धारा है यहाँ पर धारा नंबर 43, संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बने रहना। तो देखिए जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था कि शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बने रहना, ठीक ऐसे ही यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। यानी ये जो अधिकार है ये कब प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर ए दिखाया गया है, यह अधिकार तब शुरू होता है जब संपत्ति के लिए खतरे की उचित आशंका शुरू होती है। यानी अगर कोई आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए आता है और आपको ये महसूस हो जाता है, ये आशंका हो जाती है कि ये अब मेरी संपत्ति को नष्ट करने वाला है, तो आपका जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वो तभी से शुरू हो जाता है। ठीक ऐसे यहाँ पर पॉइंट नंबर बी है, चोरी के खिलाफ तब तक रहता है जब तक अपराधी संपत्ति से पीछे नहीं हटता, या फिर अब अगर आपने किसी अधिकारियों को कॉल किया है, किसी पुलिस को कॉल किया है, तो जब तक उनकी सहायता आपको प्राप्त नहीं होती तब तक ये आपका चोरी के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहता है। ठीक है। ठीक ऐसे ही अगर आपकी संपत्ति पर कोई डकैती होती है तो डकैती के समय भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपका बना रहता है, तो आप उसके एवज में आप उन पर हमला कर सकते हैं। ठीक है। तो यही आपका धारा 43 में बताया गया है कि आपके संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब शुरू होता है और कब तक बना रहता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये धारा भी आप समझ गए होंगे। अगली धारा है यहाँ पर धारा नंबर 44, घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को हानि होने का जोखिम है।
यानी यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप पर कोई हमला करता है आपको मारने के नज़रिए से, और हमला करने वाली जो है वो भीड़ होती है, तो आप भीड़ पर गोली चला सकते हैं। और भीड़ में काफ़ी लोग निर्दोष भी होते हैं, तो अगर आपके हाथों से उस भीड़ में निर्दोष लोगों की जान चली जाती है तो आपको जो है दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने ऐसा जो किया है वो अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत किया है, अपने सेल्फ डिफेंस में किया है। तो इसको एक बार यहाँ पर उदाहरण के द्वारा भी समझ लेते हैं। ए नाम का एक व्यक्ति है जिस पर भीड़ आक्रमण कर देती है उसकी हत्या करने के लिए, ठीक है। यानी ए पर भीड़ आक्रमण करती है, उसकी हत्या का प्रयास करती है, और भीड़ में छोटे निर्दोष बालक भी शामिल है। यदि ए भीड़ पर गोली चलाता है और निर्दोषों की भी अपहानि हो जाती है तो ए अपराधी नहीं है, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे मैंने भी आपको यहाँ पर बताया है। तो ये थी आपकी धारा 44। तो उम्मीद है ये धारा भी आपकी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर आज हमने अध्याय 3 को पढ़ा है, जिसमें हमने धारा 14 से लेकर धारा 44 तक का यहाँ पर सब कुछ पढ़ लिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये धाराएं और ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।